वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ट्वीट के बाद तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब भी मीडिया से गुफ्तगू करने आई। वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान की चोरी पकड़ी जा रही है तो ब्रॉडशीट याद आ गया है। उनका कहना था कि बरतानवी फर्म ब्रॉडशीट ने नैब नियाजी गठजोड़ और परवेज मुशर्रफ का मुंह काला कर दिया है। एक आमिर ने अवाम के पैसे को जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल किया। उन्होंने मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर के ब्रॉडशीट से मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल भी उठाया। उन्होंने सवाल किया कि जो रिकवरी हुई जिसका ब्रॉडशीट दावा करता है वो किस सरकारी खजाने में जमा कराई गई। मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए 600 करोड़ रुपए दिए और एक ऐसी कंपनी बनाई गई जो उस वक्त 600 करोड़ रुपए देकर नवाज शरीफ के खिलाफ एक लिस्ट दी गई कि इन लोगों के खिलाफ, ये मेरे सियासी हरीफ हैं, इन लोगों के खिलाफ केसेस बनाए जाएं। पहले उस आमिर ने 600 करोड़ अरब का नुकसान पहुंचाया। आज 400 करोड़ रुपए इमरान साहब ने अदा किए, क्योंकि आज भी एक आमराना सोच मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। आप जवाब दें कि क्यों दिए, और आप ये भी जवाब दें कि 2.5 साल से जो आपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ नैब न्याजी गठजोड़ इस्तेमाल किया है, कितना खर्चा हुआ है उसके ऊपर। मरियम औरंगजेब शहजाद अकबर साहब के ब्रॉडशीट से मुज़ाकरात को पब्लिक करने का मुतालबा भी करती रही। उनका कहना था कि बताया जाए कितना कमीशन लिया गया, इस मामले की तहकीकात भी की जाए। इस हवाले से रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर साहब भी आए सामने और उन्होंने कहा कि मरियम औरंगजेब ने एक बेसरोपा किस्म का बयानबाजी जो है वो की है और इधर उधर की बातें करती रही हैं। वो ब्रॉडशीट से मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और करप्ट सियासी अशराफिया बेनकाब हुई है। सियासी अशराफिया ने अपने दिफा के लिए गलत बयानी से काम लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फर्क नहीं, इन दोनों जमातों ने सिर्फ लूट मार की है। आज जब ये सियासी अशराफिया की बात हुई तो सबसे पहले जो चीज़ नमूदार हुई उनका नाम मरियम औरंगजेब था। उन्होंने आके वैसे ही वो मतलब कोई ना उसमें कॉन्टेक्स्ट होता है ना उसमें कोई फैक्चुअल बात होती है, इधर उधर की बातें मारी और वो चली गई। ब्रॉडशीट क्या था और कैसे हुआ, उसमें भी बेसिकली पॉलिटिकल एलीट, सियासी अशराफिया ही एक्सपोज हुई। जो उसका सब्जेक्ट मैटर था इन दोनों चीज़ों में वो क्या था, वो था मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन। हमारी नज़र में आप ये जो सियासी अशराफिया है, अब दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फर्क नहीं है। यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं 72 घंटे में लंदन पुलिस को एक दरखास्त दें कि पता लगाया जाए किसने ब्रॉडशीट को रिश्वत की ऑफर की थी। मैं आपको चैलेंज देता हूं और मैं आपको 72 घंटों का टाइम देता हूं। आप लंदन में ही हैं, आप लंदन पुलिस को, मेट्रोपॉलिटन पुलिस को एक दरखास्त दें कि जो रिश्वत ऑफर की गई कावे मुसावी को, उसकी तहकीक होनी चाहिए। इसका बिल्कुल आप तहकीक करा लें, क्योंकि अगर आप में हिम्मत नहीं है तो मैं तो ये करने जा रहा हूँ। ब्रॉडशीट इंकशाफात के बाद शरीफ खानदान के खिलाफ इल्जामात में इजाफा हो चुका है। सियासी बयानात और इल्जामात का सिलसिला जारी है। मुल्की खजाने से पैसा अदा किया गया है, पैसे का ज़या भी हुआ है, बदले में कोई रिकवरी नहीं हुई, पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। मगर चूंकि अपोजिशन को टफ टाइम मिल रहा है, हुकूमत की सियासी पोजीशन बेहतर हो रही है, तो पॉइंट स्कोरिंग जो है वो की जा रही है। मगर सवाल यह है कि आखिर आगे होगा क्या पाकिस्तानियों का पैसा बच सकता है अभी भी? क्या इल्जामात के बाद कुछ निकलेगा भी? क्या मौजूदा हुकूमत भी ब्रॉडशीट से मुआहदे की तरफ जा सकती है? और सवाल यह भी है कि आखिर शहजाद अकबर के ब्रॉडशीट से मुज़ाकरात करने के आखिर क्या मकासद हो सकते हैं? क्या हुकूमत समझती है कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम के इल्जामात गलत साबित हो गए हैं? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अंदलीब अब्बास साहिबा, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ब्रॉडशीट मामले पर कमेटी बनाने का फैसला हो गया, हकायक अवाम के सामने रखने की बात हो गई। क्या यह भी बताया जाएगा कि जो मुआविन ख़ुसूसी साहब हैं शहजाद अकबर साहब, वो ब्रॉडशीट के सरबराह से मुलाकातें और मुज़ाकरात क्यों करते रहे? पहली बात तो ये है कि जी ब्रॉडशीट पनामा लीक्स 2 है, ठीक है। 2000 में हुआ, हमें तो पता ही नहीं, हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है। इनका गन सारा अब हमें उठाना पड़ रहा है। और उसमें बड़ा क्लियरली आपने देखा क्या हुआ। यहां से इन्होंने चोरी किए पैसे, बाहर ले गए, फ्लैट्स बनाए। उस पे जब ब्रॉडशीट ने तहकीक की तो इन्होंने बंदा भेज दिया उसको ब्राइब करने। उसके बाद इन्होंने डील की मुशर्रफ के साथ, एनआरओ लिया और ये मामला ठप हो गया। अब ब्रॉडशीट को पैसे नहीं मिले। 2009 में वो ले गया जी, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में वो ले गया इनको कोर्ट में, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। पीपल्स पार्टी ने भी उसको पैसे नहीं दिए। फिर उसकी 2 कंपनियां जो है, एक ने अमेरिका में, एक ने इस पे पाकिस्तान पे दायर कर दिया कि जी इनके दायरों ने पैसे देने हमें।
और अब 2016 में जाके जब इनकी थी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, उन्होंने भी इनका अटॉर्नी जनरल था, सब कुछ था, कुछ नहीं किया। और अब बेचारे अवाम के पैसे इन लोगों की डीलों की वजह से, करप्शन की वजह से वो पाकिस्तान को अदा करने पड़ रहे हैं। जहां तक शहजाद अकबर का ताल्लुक है, शहजाद अकबर साहब तो हम तो अगर इंटरनेशनल दौलत, आपको इंटरनेशनल कोर्ट कह रहा है कि जी आपने ये मुआहदा किया था 2002 और आप उसमें बैकआउट कर गए हैं, आप पैसा दें तो क्या करें हम क्या कर सकते हैं? हम इन्वॉल्व है, लेकिन ये है करप्शन। ये होती है जब आप मुल्क को खा के बाहर भाग जाते हैं, फिर डीलें करते हैं। ये जो मुशर्रफ को इतना कुछ कहते हैं, मुझे बताइए डील किसने की? ये सारे केस बंद क्यों हो गए? वो खुद कहता है कि सारा हमको एविडेंस आ गया कि इन्होंने चोरी के पैसे से वहां क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स की हैं और क्या फ्लैट लिए हैं। और उसके बाद इनका बंदा आया, जब वो केस सारा इन्होंने खोल लिया कि इन्होंने पैसे किए, और वो अंजुम डार जिसकी वो बात करता है, वो उनसे रिश्वत मांग रहा था। और फिर जब डील हो गई तो सारा एनआरओ मिल गया और सारे वो केसेस इन्होंने दबा दिए। आज भी इनका यही है कि ये निकले बाहर, क्योंकि इनको उम्मीद थी कि जैसे मुशर्रफ ने एनआरओ दे दिया। लेकिन इल्जाम तो देखे ना, दूसरी तरफ से भी लग रहा है नून लीग ये तनकीद कर रही है कि ये जो मुलाकात है ना, ये कमीशन की खातिर जो है ये मुलाकात हुई, उस पर कमेटी बनाई जाए। फिर वज़ीर आज़म पे भी वो कहते हैं कि नाजायज वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इख्तियारात का। आप ये सोचे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ना हम 2000 में थे, ना हमारे केसेस थे, ना हमने बार फ्लैट बनाए, ना हमने ब्रॉडशीट को हायर किया, ना हम अब लेकिन चूंकि हम हुकूमत वक्त हैं, पाकिस्तान के इदारों के पाकिस्तान पे ऊपर ही ये सारा आएगा ना। इनका गंद जो है वो हमने अनफॉर्चुनेटली साफ करना है। अब हम क्या कहें? हम कहें जी आप इंटरनेशनल कोर्ट जो मर्जी कर ले, हम तो नहीं वापस देंगे, हमने तो नहीं लिए थे। बिकॉज आप एक मुल्क हैं। आपने इससे पहले 2009 में उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया, 2016 में इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से फेंटी पड़ी, इनका अटॉर्नी जनरल था। तो हमने ऑब्वियसली इनके पैसे जो है, और ये अवाम के पैसे हैं जो ये चोरी करके लेके गए, इनका पुराना तरीका ये कंफर्म हो गया अब कि ये चोरी करते हैं यहाँ से पैसे, फिर हवाला उंडी से बाहर लेके जाते हैं, वहां फ्लैट खरीदते हैं, और वहां जब कोई मसला आए तो टीटीओ की तरफ वापस बिठाते हैं। और जब इनके पास केसेस आते हैं और ये नुमाया करते हैं तो फिर डील करते हैं, डील करके बंद करके ये दोबारा आ जाते हैं। इसीलिए अब आपको पता चलता है कि इनको मसला क्या है हमारे साथ। ठीक है, उनका तरीकाकार तो अंदलीब साहबा आपने बता दिया कि उनका क्या तरीकाकार होता है। मुझे ये बताइएगा कि शरीफ खानदान पर पहले भी इल्जामात लगते रहे हैं, मुशर्रफ ने एहतसाब के नाम पर सब कुछ किया, कुछ नहीं निकला, आप लोगों ने भी बड़े दावे किए हैं, लेकिन पैसा जो है वो वहां से रिकवर अभी तक नहीं हुआ। तो सवाल तो ये है कि पैसा कहाँ है? देखिए दो चीजें, एक तो ये देखें इदारे इन्होंने बिल्कुल दबाए हुए थे, हमने इदारों को आजाद कर दिया। तो आपने देख लिया 10 साल में नैब ने इनके होते हुए 150 अरब रुपए रिकवर किए, हमारे 2 सालों में नैब ने 358 अरब रुपए रिकवर किए। अब इनके जो बाहर फ्लैट हैं और जो ये वहां पैसा पड़ा हुआ है, आप देखिए कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के इस कंपनी को कहा कि वो सारा एविडेंस कलेक्ट करे। वो जब एविडेंस कलेक्ट हुआ तो इन्होंने उसको दबवा दिया। अब हम तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात कर रहे हैं, हमने होम मिनिस्ट्री को इनके बात क्या है कि ये भगौड़े हैं। यहाँ की अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ जो है वो सिस्टम को चकमा देके गया है, अवाम को रुला गया है, ये भगौड़ा है, ये इश्तिहारी है, ये करप्ट है, ये मुजरिम है, ये कन्विक्टेड है। हम अब वेट करें कि इनका पासपोर्ट एक्सपायर हो, हम फिर क्योंकि हम हुकूमत के जरिए वो पैसा निकलवाएंगे और इनको वापस लेके आएंगे। लग जाएंगे 4 साल और, जहां इन्होंने 10 साल लगा छुपाया अपना काला पैसा। और अब हमने तो डील नहीं ना करनी। देखिए आयशा, जो हमने डील करनी होती तो फिर तो बात होती ना, जैसे मुशर्रफ नहीं कर रही थी, हमने तो नहीं डील करनी। अब मसला इनको यही, इसीलिए ये बाहर निकले हुए हैं, कहते हैं जी हुकूमत गिरा देंगे जी सिलेक्टर्स को, जी हमारा मुकाबला इमरान खान के साथ नहीं है, फौज के पीछे पड़े हुए, अदालतों के पीछे पड़े हुए हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं। एक बात है, वो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी चोरी का पैसा अब ये
अच्छा अंदलीब साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या मौजूदा हुकूमत जो है वो ब्रॉडशीट के साथ किसी मुआहदे की तरफ जा सकती है? बिकॉज इमरान खान साहब ने खुद ट्वीट किया कि हम ब्रॉडशीट से अपनी शराफिया की जो मनी लॉन्ड्रिंग है और तहकीकात रुकवाने वालों के मामले पर मुकम्मल शफाफियत चाहते हैं। तो ये मतलब किस तरीके से मुमकिन हो पाएगा कि आप कोई डील करेंगे उनसे, कोई मुआहदा करेंगे? नहीं, देखिए पहले तो हमने देखे जैसे आप क्योंकि इन्होंने 20 साल, आपने सुना ही नहीं ब्रॉडशीट का ना, कभी सुना आपने? इन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं कराई, कोई वो दबदबा करके वो दबा के फाइल रखी हुई थी। अब तो बाहर आ गई वो, अब जब बाहर आई है तो हम इसकी पूरी इंक्वायरी कराएंगे और इसको देखेंगे कि जी कहाँ कहाँ हुआ है, और उसके मुताबिक जो हमारी इंक्वायरी कमेटी होगी, ठीक है टाइम लगेगा क्योंकि कोई भी इंक्वायरी ओवरनाइट नहीं होती। आपने सारे सबूत इकट्ठे करने होते हैं, इदारों को इन्वॉल्व करना होता है, चाहे 4 महीने 5 महीने लगे। हम इंक्वायरी कराएंगे, इंक्वायरी में जो रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस होंगी उस पर अमल होगा। फिर अगर मैं बैठ के कह दूं चीज विदाउट द लॉयर्स बीइंग देयर, विदाउट FIA बीइंग देयर, या जिन्होंने बाहर से सारी इन्वेस्टिगेशंस करनी है, तो फिर वो सही नहीं होगा। इसलिए हम बाकायदा इंक्वायरी करेंगे। लेकिन एक बात तो इनको, मतलब किस मुंह से ये आते हैं टीवी पे, ये क्या कहने आते हैं कि बार बार कभी पनामा लीक्स, कभी ब्रॉडशीट लीक्स, हर लीक एक ही बता रही है कि ये मुल्क के सरबराह रह के पैसे चोरी करके अवाम के बाहर अपने बच्चों को महल बना के देते हैं, सरे महल और पार्क लेन पे जो फ्लैट्स है, उसके बाद ये डीले करते हैं और डीले करके। चले ये चीज तो अपनी जगह ना अंदलीब साहब, लेकिन इस चीज को भी बिल्कुल नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता कि मुल्क के अवाम के 29 मिलियन डॉलर जाया हुए हैं। किस तरीके से गरीब अवाम ने टैक्सों की मद में वो पैसे जो हैं वो दिए और इस तरह से वो जाया हो गए, कुछ नहीं निकला। अब बजाय इसके किस बात पर बात हो कि ये ज़िया हुआ है और ये किसकी नाअहली है, किसकी गलती है, क्यों हुआ है, हुकूमत के ऊपर ये इल्जाम आ रहा है कि वो अब अपनी सियासत चमका रही है या अपना नैरेटिव जो है वो बिल्ड कर रही है। अब देखो आयशा, आपने बिल्कुल सही कहा, इन्होंने पहले 2009 में नहीं किया, हमें तो अब पता चला, तो 2000 इसलिए हम तहकीक भी करा रहे हैं, उसका सारा हिसाब भी लेंगे। दूसरा, आपको याद है वो काराकरे का 1.9 बिलियन डॉलर्स, वो भी इंटरनेशनल कोर्ट में गया हुआ। उसके अलावा जो 2 और हैं जिसपे हमने टर्की के साथ बैठ के एक सेटलमेंट की है, और वो जो टेटियान का केस है, रिकोडेक का, ये सारे के सारे इनके इंटरनेशनल केसेस है। हम आए हैं, ये तो हमारे जमाने के केसेस नहीं है। ये जो कर्जे हैं जो इन्होंने लूटा है, ये इनके हम वापस दे रहे हैं। ये तो प्रूव हो गया है कि ये इन्होंने दबा के ऊपर से लेपा पोती करके आपको दिखा रहे थे कि नीचे से ये सारे होल्स थे जो इन्होंने हमें, वो नहीं होता कि एक गाड़ी बिल्कुल खंडर हो जाए, उसको बस पेंट करके आप रखें और आप जो नया वाला बंदा आता है उसको दे दें और वो बेचारा चलाने की कोशिश करता है तो वो गाड़ी का इंजन ही बंद होता है। हमारा तो वो हाल है। तो हमने, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं इनको। इनका ख्याल है कि ये हमें डरा के 2-4 इधर उधर जलसे करके जो फ्लॉप हो जाए, ठीक है, ये, या फौज को डरा के कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये फिर वो मुशर्रफ वाली टेक्निक करके NRO कर लेंगे। नहीं, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक बार फिर से PTI की वही जो लाइन है वो उन्होंने दोहराई, जो खान साहब भी बार बार कहते हैं कि छोड़ेंगे नहीं, NRO नहीं देंगे। लेकिन इस मामले के ऊपर ऑब्वियसली दूसरी जानिब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लेना भी बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे साथ में। वेलकम बैक जी। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस मामले पर स्टैंड ले चुके हैं और कमेटी भी बना चुके हैं और इसके अलावा ट्वीट्स भी वो कर रहे हैं और ब्रॉडशीट से भी वो तवक्को रखते हैं कि इस मामले में जो है वो शफाफियत सामने लाई जाएगी। तो दूसरी तरफ इसका एक रिएक्शन भी आना लाजमी था। नून लीग कहती है कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ ये एक साजिश है। ये आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है, जो कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, रुकने कौमी असम्बली है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उनसे हम इसके ऊपर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ साजिश करार दिया है मरियम औरंगजेब साहिबा ने। कौन कर रहा है ये साजिश, किस लेवल पर हो रही है और क्या मकासद क्या हो सकते हैं आपके ख्याल में इसके? जो है उस का खदो खाल जो हैं वो यही हैं कि हमेशा पाकिस्तान में 20 साल पहले भी और आज भी
एहतसाब के नाम पर सियासी जोड़ तोड़ और जो सियासत है उसको मसख किया जाता है। ये काम परवेज मुशर्रफ ने जो ओरिजिनली किया था, जब ब्रॉडशीट को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और फिर 2003 में वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया। देखिए ना, ब्रॉडशीट जो है वो जो सो कॉल्ड लोगों ने कहा था कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान का पैसा लूटा गया है, जो समझने की बात है, जो हकीकत है वो ये है कि उस लूटे हुए पैसे का 1 रुपया भी ब्रॉडशीट की मदद से पाकिस्तान रिकवर नहीं कर सका। लेकिन पाकिस्तान के गरीब अवाम के टैक्सों के पैसों से, जो पैसे चीनी के टैक्स में दे रहे हैं, घी के टैक्स में दे रहे हैं, आटे के मद में दे रहे हैं, उस टैक्स से कम से कम 5.5 अरब रुपया जो है वो ब्रॉडशीट को पे हो गया है। तो ये बात समझ नहीं आती कि भाई जो जिस चीज के लिए ये सारा खेल रचाया गया था कि ये लूटी हुई दौलत को वापस ले जाया जाएगा, उसकी बजाय जो है वो पाकिस्तान के अवाम की जेब से 5.5 अरब का डाका डालकर तो ब्रॉडशीट को दे दिया गया। तो इससे नैब की जो सलाहियत है, नैब की जो साख है, उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसके ऊपर बहुत बड़ा निशान पैदा हुआ। क्योंकि आज भी ये तो एक हाईकोर्ट ने लंदन में फैसला कर दिया, लेकिन यहां यूरोपियन यूनियन ये कह चुका है कि आज का एहतसाब एक तरफा है। ह्यूमन राइट्स वॉच जो है बैनुल अक़वामी तौर पे कह चुका है एक तरफा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुका है कि एक तरफा है, और 2 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। उसके बाद मुख्तलिफ हाई कोर्ट जो हैं वो ये कह चुके हैं, इवन जो है हमारा जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो तक कह चुके हैं कि ये जो नैब है इसका तरीके का, और कहा गया कि अवाम को हकायक से मुतालिक आगाह किया जाए। लेकिन अगर ब्रॉडशीट से मुतालिक तहकीकात का आगाज हो भी जाता है तो आपको लगता है कि उस तरीके से अवाम के सामने वो हकायक लाए जा सकेंगे जो कि वो लाना चाहते हैं? बिकॉज जिस नैब ने ये किया उसमें तो बड़े अहम इदारों के बड़े बड़े नाम शामिल। देखिए ना जी, सबसे पहले तो जनरल परवेज मुशर्रफ को जवाबदेह करना चाहिए, और अगर किसी के हाथों पर ये 5.5 अरब रुपए का जो डाका है वो आता है, वो परवेज मुशर्रफ के हाथों पर आता है कि उन्होंने किस तरह एक गलत मुआहिदा किया जिसके तहत पाकिस्तान को इतनी हसीमत उठानी पड़ी है कि हमारे हाई कमीशन लंदन में उसके अकाउंट्स जो है वो मुंजमद कर दिए कोर्ट ने, और हमें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं मिली। तो पहला तो वहां तलाश करें। उसके बाद जो है नैब के अपने जो मुख्तलिफ अरकान हैं हालिया दौर में भी, उनके भी सवाल जब उठते हैं तो आपने ये देखा कि जब डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने सवाल उठाए तो नैब जो है वो मफरूर हो गया। वो आगे से उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया कि जी हमारी तो हम एहतसाब करेंगे सबका, लेकिन हमारा एहतसाब कोई नहीं कर सकता। और इश्यूज नैब के ऊपर है ना जी, कि नैब ने मौजूदा दौर में दवाइयों के स्कैंडल की तहकीकात शुरू की, कोई नतीजा नहीं है। आटे और चीनी की तहकीकात शुरू की, कोई नतीजा नहीं है। पेट्रोल की तहकीकात की, कोई नतीजा नहीं है। उसके बाद फर्नेस ऑयल की तहकीकात शुरू की, कोई नतीजा नहीं है। मास्क स्मगल करने के ऊपर डॉक्टर जफर मिर्जा को अपनी ओहदा छोड़ना पड़ा, कोई नतीजा नहीं है। लेकिन सारा जोर इस पर है कि अपोजिशन के लोगों को, जो ख्वाजा आसिफ को, खुर्शीद शाह को, शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को जेलों में डाल दो ताकि हम अपनी सियासी इंजीनियरिंग करते रहें। तो ये जो असल सारा ब्रॉडशीट का जो सबक है वो यही है कि पाकिस्तान में एहतसाब का निजाम 20 साल पहले भी मसक शुदा था और आज भी मसक। खुर्रम साहब, ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि बहरहाल ये जो तमाम इंकशाफात हैं इसके बाद एक प्रेशर बिल्ड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है मुस्लिम लीग नून के ऊपर, क्योंकि कहा गया कि रिश्वत जो है वो मुबैना तौर पर ऑफर की गई आप लोगों की तरफ से। फिर ये भी कहा गया कि बहुत एक बड़ी तादाद में सबूत भी मौजूद हैं, तो और पीटीआई तो उसको दूसरा पानामा भी कहती है, तो यकीनन एक प्रेशर तो बिल्ड हुआ। जी देखिए, एक बड़ा अहम फैसला हम सब ने करना है कि क्या हमने वो मौसवी साहब को यकीन करना है कि नहीं करना। क्योंकि मौसवी साहब ने तो ये भी फरमाया कि नैब पाकिस्तान के अवाम से झूठ बोल रही है, तो अगर उनकी एक बात दुरुस्त है तो फिर दूसरी बात भी दुरुस्त है। तो उस शख्स की जिसने पाकिस्तान के अवाम की जेबों से ये 5.5 अरब रुपया निकलवा लिया है अपने कानूनी तरीकेकार को इस्तेमाल करके, उसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। अगर कोई एविडेंस है तो वो इंग्लिस्तान के हाई कोर्ट के वो फैसले हैं। अगर उन फैसलों में कोई सबूत है तो हम तैयार हैं उसके सामने में। लेकिन हमारी नजर में जिस तरह पानामा के मामले में भी इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का केस चला, लेकिन नवाज शरीफ को, और आपके नाजरीन को ये बात बार बार बताने वाली है कि नवाज शरीफ को पानामा केस में नाअहल नहीं किया गया,
उनके लिए एक नया अकामा ढूंढा गया कि जी 10,000 दिरहम जो उन्होंने लिए भी नहीं थे उसकी बुनियाद पर उसको असासा डिक्लेयर करके उन्हें कहा जी कि उन्होंने जो है उनको हम डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो ये इश्यूज जो है ये इस किस्म के, और इसीलिए इनसे हमेशा जो है कहा जाता है कि ये साजिश है। वो जो सुप्रीम कोर्ट में अगर साजिश ना होती तो नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन इमरान खान साहब ये साजिश वाली बात से ही मैं कहूंगी कि वो तो ये कहते हैं कि इंतकाम कार्ड जो ऑपोजिशन खेलती है अब उसका पर्दा चाक हो गया, अब वो आज खत्म हो गया। पनामा के बाद अब ब्रॉडशीट आया तो ये देख लेना अब हमारा इंतकाम तो नहीं है, ये तो आप लोगों के कारनामे। जी नहीं, असल तो इमरान खान साहब में हिम्मत है और वो ब्रॉडशीट को इतनी क्रेडिबिलिटी देते हैं तो फिर ब्रॉडशीट से कहें कि वो चीनी के स्कैंडल की तहकीकात करे जो नैब नहीं कर रहा। अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो ब्रॉडशीट के जिम्मे लगाएं कि वजीर हवाबाजी के बयान से पाकिस्तान की हवाबाजी सनत जो डूब गई है और इमरान खान के हाथों पर वो कई 100 अरब रुपए का नुकसान है पाकिस्तान का, उसकी भी तहकीकात करा लें ब्रॉडशीट से। बड़ी अच्छी बात होगी, ब्रॉडशीट से तहकीकात करा लें कि एलएनजी के मामले में 122 अरब तो अब स्टैब्लिश हो गया है, तो उससे ज्यादा कितना नुकसान हुआ है ये भी स्टैब्लिश करवा लें कि जो पेट्रोल में जो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि 330 अरब रुपए कमाए एक रात में कंपनियों ने, उसकी भी ब्रॉडशीट से तहकीकात। आते हैं। मुझे ये बताइएगा, अगर आप लोग ये समझते हैं कि ये एलिगेशंस दुरुस्त नहीं हैं तो आप लोग कोई इरादा रखते हैं किसी कानूनी कार्रवाई का, या फिर आप इस जो है वो इस फर्म को सू करने का कोई इरादा रखते हैं? बिकॉज यूके में तो इतने सख्त किस्म के कवानीन हैं, नोबडी कैन जस्ट वॉक अवे, इल्जामात लगाकर सबूत उनको पेश करने पड़ेंगे। जी अभी तक देखिए हमारे पास इसको अंग्रेजी में कानून की जबान में कहते हैं हेयर से है। मौसवी साहब की गपशप है मुख्तलिफ जर्नलिस्ट के साथ। अगर कोई सबूत ऑन रिकॉर्ड वो लेकर आते हैं इंग्लिस्तान के किसी कोर्ट में या कानूनी तौर पे तो हम उसका जवाब देंगे। अदरवाइज जो हेयर से है या ये जो गपशप है जो अब मुख्तलिफ जर्नलिस्ट से एक बात कर रहे हैं, 2-3 और ने भी उनसे का दावा तो शायद आपकी तरफ से बन सकता है, आप लोगों की साख को नुकसान तो पहुंचा है। उन्होंने जो बात की डेफेमेशन तब होने, उन्होंने ये कहा जब नवाज शरीफ का नाम ले लिया एक दफा, फिर कहा कि मुझे तो पता भी नहीं कि जिस शख्स से वो जो मुबैना डार साहब हैं जिस शख्स से बात करें वो नवाज शरीफ था कि नहीं था। तो वो अपनी बातों से मुस्तकिल फिर रहे हैं। तो मैं इसलिए कहता हूं कि अगर तो कोई कानूनी बुनियाद सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर आती है तो हम जरूर उसका सामना भी करेंगे, उसके ऊपर चाराजोई भी करेंगे। लेकिन इस तरह की जो अभी हवा में गुफ्तगू है ये बहुत उजलत होगी और इट इज। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि ये जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है या पीडीएम का जो बयानिया है इस सब एपिसोड के बाद उसको डैमेज हो सकता है या उसको कोई जरब लग सकती है? जी अल्लाह ताला का करम है, आज बलोचिस्तान के एक छोटे से शहर लोरा लाई में एक अजीम शान इज्तिमा हुआ पीडीएम का। अभी 2 दिन पहले मालाकंड में एक अजीम शान इज्तिमा हुआ। पाकिस्तान के तकरीबन सब बड़े शहरों में हम इज्तिमात कर चुके हैं। हुकूमत का ये जो इनकी गर्दान है या इनका ये एक ही जो करतब वाला घोड़ा है ये ज्यादा देर नहीं चल सकता, क्योंकि आवाम ने ये सवाल पूछना है कि जी पिछले 15 दिन में जो घी की कीमत में 30 रुपए फी किलो इजाफा हो गया है वो पैसे किसकी जेब में गए हैं, किसने डाका डाला है? तो ये सवाल जब बढ़ते जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि अनकरीब इमरान खान साहब और उनके वो तमाम साथी जो काबीना में बैठकर। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब, रुकने कौमी असेंबली हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा यहाँ पर मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद बड़े इंपॉर्टेंट इशू के हवाले से हमें बात करनी है। पाकिस्तान की जंग पोलियो के खिलाफ जारी है, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट किस्म की बात है कि पोलियो वर्कर्स को जो है वो निशाना बनाए जाने का सिलसिला जारी है और वो जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने पोलियो के खिलाफ जंग में कई संग मील अबूर किए, मगर इसके बाद बदकिस्मती से एक मरतबा फिर से पोलियो केसेस में बतदरीज इजाफा होता चला गया। इस वक्त भी मुल्क भर में पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम जो है वो जोर शोर से जारी है, मगर हकीकत यह है कि पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे की मुहिम पोलियो के वायरस से ज्यादा खतरनाक शक्ल अख्तियार करती जा रही है। पाकिस्तान इस खतरनाक वायरस के खात्मे की जंग में मसरूफ है। पोलियो के खात्मे के लिए काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर बच्चों की जिंदगियों को पोलियो जैसे मुजी मर्ज से पाक करने की
सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। पोलियो के खात्मे की जंग में मसरूफ अमल वर्कर्स एक तरफ कम वसाइल से दरपेश मसाइल का शिकार हैं, तो दूसरी तरफ दहशतगर्दों की जानिब से हमलों का निशाना भी बन रहे हैं। साल 2012 से अब तक 96 पोलियो वर्कर्स और इनकी हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके। इस तरह का एक अफसोसनाक वाकया गुज़श्ता रोज खरक में पेश आया था, जहां मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से इंसदादे पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद हो गया था। यहाँ ये बात बताना भी निहायत जरूरी है कि खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो की मजमूई केसेस की तादाद जो है वो 22 है, जबकि इन 22 में से 15 केसेस सिर्फ जो है वो जिला कर्क में रिपोर्ट हुए। दूसरी जानिब इसी तरह का एक और अफसोसनाक वाकया लाहौर जैसे बड़े शहर में भी पेश आया, जहां कतरे पिलाने वाली पोलियो टीम को फायरिंग का निशाना बनाया गया, जिसके सबब एक लेडी हेल्थ वर्कर शहीद हो गई हैं, जबकि इनके साथ मौजूद दूसरे लेडी हेल्थ वर्कर भी जख्मी हो गई हैं। अफसोस का मकाम तो यह है कि मुल्क भर में जब एक तरफ कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, तो ऐसे वक्त में भी शरपसंद नासिर पोलियो जैसी जंग में शामिल कारकुनान को निशाना बनाते चले जा रहे हैं। मसला सिर्फ यही नहीं है, बल्कि पोलियो के कतरों से मुताल्लिक लोगों का माइंडसेट अभी भी तब्दील नहीं किया जा सका है। बहुत से जगहों पर पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार किया जाता है, लोग पोलियो टीम्स को निशाना बनाते हैं, मजामत करते हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पोलियो जैसे खतरनाक किस्म के वायरस के खिलाफ ये जंग जीती कैसे जाए? आखिर क्यों हम अभी तक इस जंग का खात्मा नहीं कर सके हैं? किस कदर बदकिस्मती है कि दुनिया भर में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही 2 ममालिक रह गए हैं जहां से पोलियो का खात्मा नहीं हो पा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में पोलियो मुतासरीन की तादाद 84 रह गई है। ऐसे वक्त में जब ये जंग आखिरी मराहिल में पहुंची हुई है, पोलियो वर्कर्स को निशाना बनाया जाना इंतहाई तशवीशनाक बात है। इसी हवाले से आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर खालिद शफी साहब, पोलियो वर्कर्स ट्रेनिंग एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा नौशीन हामिद साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं जी, जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए सेहत। नौशीन साहिबा, सबसे पहले मैं बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहूंगी। पोलियो मुहिम जो है वो चलाई जाती है और रेगुलरली चलाई जाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पोलियो से जो एक कुछ चीजें हमारे यहाँ जुड़ी हुई हैं वो बड़ी अफसोसनाक हैं। जिस तरह अब ये वाकयात जो हो रहे हैं कि पोलियो टीम्स को निशाना बनाया जा रहा है, फिर बहुत सारे गलत किस्म के वो जो कहते हैं इससे कुछ ख्यालात जुड़ गए हैं, लोगों के जहनों में इस तरह की चीजें डाली जाती हैं। हुकूमती सतह पर हम नहीं देख रहे कि उस तरीके से अवेयरनेस कैंपेन्स को चलाया जा रहा हो, जैसे कि पहले एक रिवायत थी, इन कैंपेन्स को चलाया भी गया, फिर हमने बहुत हद तक कामयाबी भी हासिल कर ली। तो क्या वजह है इस चीज की? लेकिन इस वक्त पोलियो कैंपेन जो चल रही है, मैं समझती हूँ कि पहले के निस्बतन हमें उसके बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं। कुछ अर्सा पहले जो पेरेंटल रिफ्यूजल था, जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने से इनकार करते थे, कुछ अर्से पहले का और अब का रेशियो जो है उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ चुका है। तकरीबन 95% पेरेंट्स की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं आती, बल्कि वो खुद वॉलंटरली अपने बच्चों को आगे लाते हैं पोलियो के खतरे पिलाने। अब जाहिर है इतने अरसे पोलियो के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल रहा था और सोशल मीडिया के ऊपर और अदरवाइज भी, और जिस तरह आपने देखा था कि लास्ट ईयर भी एक पेशावर में जो एक इंसिडेंट पेश आया था कि वो बच्चों को दिखाया गया के बाद में पूरा प्रूव हो गया था कि ये बिल्कुल फेक इवेंट बनाया गया था। तो डेफिनेटली पोलियो के खिलाफ हमारे मुल्क में जो हमारे मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो इस कैंपेन को इफेक्ट करने के लिए नेगेटिविटीज को करते हैं, मगर पहले के मुकाबले में बहुत फर्क है। और आज की जो अफसोसनाक वाकया में पेश आए, उसमें जो सिक्योरिटी गार्ड था वो उस वक्त पोलियो टीम के साथ नहीं था, बल्कि वो थोड़ा पीछे मोटर बाइक से उनको फॉलो कर रहा था। और जो लोकल पुलिस है उन्होंने 48 आवर्स मांगे डिटरमिन कि वो वाकई पोलियो की वजह से मारा गया या कोई और वजह। डॉक्टर खालिद शफी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू में बिल्कुल शामिल करना चाहूंगी। ये पोलियो वर्कर्स ट्रेनिंग एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से सिलेक्शन की जाती है पोलियो वर्कर्स की, और फिर ट्रेनिंग के क्या मराहिल होते हैं? बिकॉज अभी तो हम देख रहे हैं कि एक बड़ा चैलेंज जो पोलियो वर्कर्स को हो सकता है वो ये कि लोग जो हैं वो इनकार करते हैं, और दूसरा ये कि अभी तो बहुत बड़ा चैलेंज उनकी जान को जो खतरा है अब वो बन चुका है। और इस तरह के जो वाकयात हैं जब सामने आते हैं तो बड़ी अफसोसनाक किस्म की बात है, और यकीनन है कि जान जोखिम में डालने वाली एक जॉब अगर हम उसको कहें तो गलत नहीं होगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल हूं, और मैं पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन की तरफ से सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान के पोलियो वर्कर्स को, और उन वर्कर्स ने जिन्होंने अपनी जान दी है वो हमारे मुल्क के शहीद हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि मैं भी पोलियो वर्कर्स के साथ ही काम करता हूं, तो हम किसी किस्म के खौफ का शिकार नहीं है।
ये हमारे पाकिस्तान के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है, बच्चों की जान के दुश्मन है, जो ये मज़मूम मकासद के लिए कार्रवाइयां कर रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है कि जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इन पे काबू पा लेंगे। हमारा जो फर्ज है वो सोशल सेक्टर में है कि जो लोग अफवाहें फैलाते रहे, शुरू से अफवाहें फैलाते रहे, हमारे पोलियो प्रोग्राम को इसीलिए कामयाब नहीं होने दिया। अब हमारा ये कौमी फरीज़ा है, एक हमारे लिए चैलेंज है सबसे बड़ा कि हम पोलियो के कतरे हर बच्चे को पिलाएं और जो हमारे दुश्मन के मज़मूम मकासद हैं जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान का नाम खराब किया हुआ है वो उसको हमारे ऊपर से ये दाग हटाएं। अब जहां तक सवाल ये है कि हुकूमत की कोशिशों का, हमें हुकूमत से बहुत ज्यादा शिकायतें होती हैं, लेकिन बच्चों की सेहत के बारे में पाकिस्तान की हुकूमत अच्छी तवज्जो दे रही है। बेहतरीन किस्म की वैक्सीन हमारे मुल्क में मौजूद हैं और पोलियो के तो बहुत अच्छे ये ड्रॉप्स हैं, इनमें किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये कि पोलियो के वर्कर्स की ट्रेनिंग का, पोलियो के वर्कर्स पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। कोविड के दौरान स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है और ये कोविड की SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल कर रहे हैं। अब ये देख लीजिए कि शुरू में पोलियो की मुहिम नहीं चली थी, शुरू के 6 महीने में, उसके बाद 4-5 दफा मुहिम चल चुकी है। 2021 की पहली मुहिम है, कोई भी कोविड का फैलाव नहीं हुआ है हमारी पोलियो की मुहिम से। ये मुहिम बहुत अच्छी जा रही है हमारी, लोग बड़े जोशो खरोश से कतरे पिला रहे हैं। ये बताइएगा कि ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं इसमें किस किस्म की चीजों को जो है वो शामिल किया जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि लोगों को, कुछ लोग जो इनकार करते हैं उनको इस चीज के लिए कायल करना या कन्विंस करना, तो ये सारी चीजें भी आपकी जो है वो ट्रेनिंग में शामिल होती हैं। 100% शामिल है हमारी ट्रेनिंग में। सोशल मोबिलाइजेशन, एडवोकेसी, लोगों को कायल करना, हर सतह के लोग होते हैं। जो हमारे पोलियो वर्कर्स जब घर पे जाते हैं, एक तो ये ट्रेंड होते हैं, हमें इन्हें पोलियो के बारे में सारी मालूमात देते हैं, पोलियो की वैक्सीन को कैसे महफूज रखना है, महफूज तरीके से कैसे पिलाना है, माँ बाप के सवालों का जवाब कैसे देना है। लेकिन बहरहाल जाहिर सी बात है कि हर घर पे एक प्रोफेसर को तो नहीं भेजा जा सकता, तो जहां पर लोग इनकार करते हैं वहां से इनसे सीनियर वर्कर जाता है, और जहां लोग इनकार करते हैं वहां हम लोग खुद जाते हैं, हम जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, हम उनके घर तक जाते हैं। रेडियो टीवी पर मुस्तकिल प्रोग्राम आते हैं, इस दौरान सोशल मीडिया को हम पूरा यूज करते हैं, तो हम अपनी तमाम तवानाइयां हुकूमत आईजी केपी के सनाउल्लाह अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया। करक में बहुत ही अफसोसनाक किस्म का वाकया जो है वो पेश आया है। आईजी साहब, मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी कि पोलियो वर्कर्स जो कि बिल्कुल फ्रंट लाइनर्स हैं, पोलियो के खिलाफ जो हमारी जंग है उसमें किस तरीके से इनको जो है वो सिक्योर किया जाता है, और क्या सिर्फ पुलिस एहलकार का असला लेकर चलना साथ काफी होता है या फिर सिक्योरिटी के लिए कोई और हिकमत अमली बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो वाकयात हो रहे हैं बड़े अनफॉर्चुनेट हैं। बड़ी मेहरबानी। हमने पोलियो वर्कर्स को, ये जो कैंपेन चल रही है उसमें 33,000 के करीब पुलिस डिप्लॉय की हुई है पोलियो वर्कर्स के साथ। ये एका दोका वाक़या तो हो जाते हैं, लेकिन इसके ताने बाने जितने भी हैं अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट बैठे हुए हैं उनसे मिल रहे हैं। 6 आदमी अभी गिरफ्तार हुए हैं ये करक वाले वाक़े में, उनसे तफ्तीश चल रही है। बाकी इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो क्या आप लोग रिविजिट कर रहे हैं कि जो तरीकाकार पहले अपनाया गया था आप लोगों की तरफ से एक सिक्योरिटी देने का, उसमें कुछ रद्दोबदल या चेंजेस करने की या सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि करक में ये वाकया लोग का धोखा लोग हैं, इनकी गिरफ्तारी बहुत जरूरी होती है। और ये जो क्रॉस बॉर्डर है टेररिज्म, उसमें FATF के जरिए हम उनको टेकअप कर रहे हैं थ्रू इंटरनेशनल कम्युनिटीज। ये स्टेप्स इम्पोर्टेंट है रादर देन गिविंग सिक्योरिटी। 35,000 इज अ बिग क्वांटम ऑफ सिक्योरिटी गिवन टू द पोलियो वर्कर्स, और हम वी आर कमिटेड के मतलब पोलियो फ्री पाकिस्तान बने। बहुत शुक्रिया आईजी केपी सनाउल्लाह अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर खालिद शफी साहब और नौशीन हामिद साहिबा ने हमें इस सेगमेंट के लिए ज्वाइन किया। और जाने से पहले यकीनन सलाम उन तमाम फ्रंट लाइनर्स को, उन पोलियो वर्कर्स को जो कि अपनी जान को मुश्किल में डालकर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खिदमत जो है वो